हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत यानी कि लर्निंग थ्योरी जो है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़े इससे पहले थॉर्नडाइक का समुद्रवाद का सिद्धांत पढ़ लिया, पाउलो का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पढ़ लिया, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं हल का प्रबलन सिद्धांत यानी कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी बाई गिवन बाई हल। तो दोस्तों, आज हम प्रबलन सिद्धांत जो हल के द्वारा दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इनका पूरा नाम जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबलीकरण सिद्धांत इनमें से कौन सा है। तो जो है क्लार्क हल इनका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान करना है, क्लार्क हल। ठीक है, इन्होंने जो है सबलीकरण सिद्धांत भी इसको बोला जाता है यानी कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लार्क हल इनका पूरा नाम है। जन्म 1884 से 1932 में हुआ और ये अमेरिका की एक विश्वविद्यालय थी, येल विश्वविद्यालय, वहाँ पे पढ़ाते थे। वहीं पे दोस्तों, इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित जो है अनेक अपने आप में क्या करे एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे थे और इन्होंने दो पुस्तक जो है वो काफ़ी फेमस हैं, वो लिखी थी, इनिशियल ऑफ बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, और दूसरी थी बिहेवियर सिस्टम। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं री का सिद्धांत, ये इन्हीं बुकों में से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे दोस्तों, यदि हम बात करें हल के सिद्धांत की, तो दोस्तों हल ने जो है वो एक SOR को सपोर्ट किया है। SOR क्या होता है? तो SOR सिद्धांत दिया था वुडवर्थ के द्वारा और वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अपने आप में देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। SOR का मीन्स होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यानी कि पहले हम क्या देंगे, स्टिमुलस देंगे, किसी चीज़ का उद्दीपक सामने रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, यानी कि हमारे करने की इच्छा होगी और उसके बाद में रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो SOR जो थ्योरी है वो वुडवर्थ महोदय ने दी थी। इसी सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? वो समर्थन किया था क्लार्क हल ने। तो दोस्तों, हल ने SR बॉन्ड के स्थान पे जो है वो कौन सी थ्योरी दी? SOR का जो सिद्धांत है जिसको बोलते हैं उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया अनुबंधन, इसको प्रतिपादित किया था। SOR सिद्धांत के अनुसार जो पहले जो है अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम है जो प्राणी किसके ऊपर निर्भर है? ओ के ऊपर निर्भर है। वहीं पे दोस्तों, बेसिकली हल यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो आवश्यकता होती है उनकी जब पूर्ति हो जाती है तो वो अपने आप में क्या है, सबलीकरण कहलाता है। ये आगे हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने वुडवर्थ के इस सिद्धांत को जो है समर्थित यानी कि समर्थन किया था। हल ने सबलीकरण की व्याख्या आवश्यकता पूर्ति यानी कि जब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, सबलीकरण होता है और नीड्स के दौरान ही हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं। अतः इस सिद्धांत को आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत इनमें से किस व्यवहारवादी सिद्धांत को कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान करना है, नीड रिडक्शन थ्योरी, जब हमारी आवश्यकता होती है, नीड्स होती हैं, जब वो फुलफिल हो जाती हैं तो उनमें हमारी जो चेतना होती है, सीखने की क्षमता होती है, उसमें रिडक्शन आता है, कमी आती है। उसी थ्योरी को जो है नीड रिडक्शन थ्योरी कहते हैं, जो किसने दी? क्लार्क हल ने दी। इसको आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपको ध्यान करना है। हल अधिगम की क्रिया के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति को मानता है, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है ना वही हमें सिखाती हैं। बस इतना सा आप ध्यान कर लो कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, वही हमें सिखाने के लिए मजबूर करती हैं। यदि कोई क्रिया, यदि हम किसी चीज़ का प्रोसेस करें, आचरण किसी प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि हमारी जो आवश्यकता होती है वही हमारी जो किसको, अधिगम को उसकी पूर्ति करता है। अब दोस्तों, इन्होंने एक सूत्र जो है वो गढ़ा। तो इसमें जो सबसे पहले उन्होंने बताया स्टिमुलस, सबसे पहले क्या आता है, उत्तेजक आता है, उसके बाद में क्रिया यानी कि अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद में हमारे जो इमोशंस हैं वो काम करेंगे, फिर जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो उनमें कमी आती है और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सबलीकरण का नाम दिया। तो सबसे पहले कई बार ये क्रम जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो है आपके सामने सिमिलर सेम ऐसे ही जो है वर्ड रखे जाएंगे, तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि सबसे पहले उन्होंने स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स,
फिर इमोशंस, फिर रिडक्शन आएगा और इसी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोला जाता है। तो सबसे पहले स्टिम्युलस उत्तेजक, उसके बाद में रिस्पॉन्स, उसके बाद में इमोशंस काम करेंगे, फिर उसमें जो रिडक्शन आएगा और फिर क्या हो जाएगा, सबलीकरण हो जाएगा। तो ये जो है अपने आप में एक सिद्धांत है जिसको क्या बोला जाता है, सबलीकरण रीइंफोर्समेंट सिद्धांत बोला जाता है, जो किसने दिया, जो दिया है क्लार्क हल ने। सबलीकरण द्वारा प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी कि जो ये सबलीकरण है, रीइंफोर्समेंट है ना, उससे किसकी पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कि हमारा जो ड्राइव है, काम करने की जो चेष्टा है, इच्छा होती है ना, उसी को किसको आवश्यकता जो है वो किसको संतुष्ट करती हैं, वो हमारी ड्राइव को संतुष्ट करती हैं, यानी कि अंतर्नोद का संतुष्टि होते हैं। हल के अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्नोद यानी कि जो हमारा ड्राइव होता है बहुत महत्व रखता है। तो ये जो है यानी कि अभिप्रेरणा जो होती है प्राणी में अंतर्नोद का कार्य करती है, यानी कि मोटिवेशन जो होता है वो किसका काम करता है, अंतर्नोद को खुश करने का काम करता है और उसी से हमारी आवश्यकताएं जो है शांत होती हैं। वहीं पे अभिप्रेरणा की अनुपस्थिति में प्राणी कुछ नहीं सीख पाता। जब तक आदमी के पास कुछ करने के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं रहेगा, ड्राइव नहीं रहेगी, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ये आपको ध्यान करना है। तो इसी कारण दोस्तों उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने से उसे पुरस्कार मिलता है, यानी कि जब आप कोई काम करो, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो आपको जब किसी चीज़ का रिवार्ड मिल जाता है ना, जैसे आपने केवीएस की एग्ज़ाम दी, उसमें पास हो गए, उसके बाद में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो वह अपने आप में क्या है, एक रिवार्ड है। तो उससे आपकी आवश्यकता थी कि मेरे को स्कूल लेक्चरर बनना है, स्कूल लेक्चरर अपने आप में क्या थी, आपकी आवश्यकता थी। आपने पेपर दिया यानी कि क्रिया करी, और जब आपको वो पोस्ट मिल जाती है तो वो अपने आप में क्या है, नीड्स फुलफिल हो जाती है और आपने वेरियस टाइप की जो है मोटिवेशन लेके इस पद को हासिल कर लिया, तो ये अपने आप में क्या है, एक रिवार्ड आपको मिल चुका है। यही अपने आप में क्या है, रीइंफोर्समेंट है। तो प्राणी उसी क्रिया को दोहराता है। इस प्रकार पुरस्कार जो होते हैं, रिवार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो प्राणी में उत्तेजक तथा अनुक्रिया के संबंध को पुष्ट या दृढ़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो उत्तेजक होते हैं वो अपने आप में अनुक्रिया को संबंध अपने आप में क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है, पुरस्कार ही पुनर्बलन है। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो रिवार्ड्स मिलते हैं ना, जैसे क्लास में कोई बच्चा है जब टॉप कर रहा है वो बच्चे, ठीक है, तो क्लास में हम उसको क्या करते हैं, शाबाश बोलते हैं या फिर उसको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट दे देते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, एक रीइंफोर्समेंट हो गया कि बच्चा जो है उससे क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, वो पढ़ता रहेगा या अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखेगा। तो दोस्तों रिवार्ड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे आपने मेहनत करी, उसके बाद में आपको नेगेटिविटी मिलती है, रिवार्ड्स नहीं मिलते, तो आपको उस काम करने के बारे में जो है वो नेगेटिविटी बन जाती है, आप उस काम को नहीं करते, उसमें मज़ा नहीं आता। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम करे उसके बाद में उसको रिवार्ड मिलता है तो वो फिर लगन से उसी चीज़ों को सीखता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब हम लक्ष्य प्राप्ति से उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच संबंध दृढ़ हो जाता है, तो इससे प्राणी के अंदर जो है तनाव, यानी कि जब आपको रिवार्ड्स, जैसे आपने किसी चीज़ का टारगेट रखा, ठीक है, टारगेट रखा और टारगेट जब फुलफिल हो जाता है उसके बाद में आपको रिवार्ड्स मिलता है, तो आपके अंदर जो टेंशन बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है, वो अपने आप में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। यानी कि क्लार्क की इस सिद्धांत को समर्थन किया है स्टोन्स महोदय ने, और उन्होंने इसको क्या बताया कि सीखने का जो आधार है ना, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो उसका सीखने का आधार क्या है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यानी कि जब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, यानी कि हम कोई आवश्यकता होती है, तो वही अपने आप में क्या हमें कोई ना कोई चीज़ सिखाती है। जैसे आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, तो वो अपने आप में आपकी क्या है, नीड्स है। तो वो जब उसके गर्लफ्रेंड पाने के लिए आप क्या करोगे, वेरियस टाइप की एक्टिविटी करोगे, तो वो अपने आप में क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो चीज़ों को। और जब आपको गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो ये अपने आप में आपके लिए क्या है, रिवार्ड्स का काम करता है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है सीखने की जो ललक है वो क्या रहती है, यानी कि मैंने जो मेहनत करी, अनुक्रिया करी, उसके बाद में मेरे को रिवार्ड्स मिला, तो आप जो है टेंशन तनाव से मुक्त रहते हो। तो यही जो है सबलीकरण कहलाता है। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया क्या है, सीखने का आधार है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वो उसको सीख लेता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस सिद्धांत से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टोन्स महोदय ने इस सिद्धांत के बारे में कहा। अब दोस्तों SOR सूत्र है वो तो दिया था वुडवर्थ महोदय ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हल महोदय ने भी खुद का एक सूत्र बनाया। उन्होंने क्या कहा
कि जो हमारा बी का मीन्स यहाँ पे उन्होंने बी इक्वल डी मल्टीप्लाई एच का एक सिद्धांत दिया। तो हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, तो हमारा बिहेवियर होता है हमारे ड्राइवर से ड्राइव या फिर हमारे हैबिट से, यानी कि व्यवहार किससे बनता है, हमारे चालक और आदतों से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। तो ये सूत्र जो है काफ़ी एग्जामों में पूछा भी जाता है कि B इक्वल टू डी मल्टीप्लाई एच का जो सूत्र दिया है वो किसे ने दिया है। तो दोस्तों क्लार्क हल ने ये सिद्धांत दिया है कि हमारे जो बिहेवियर के अंदर चेंज कैसे आएगा, वो हमारी ड्राइव्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारी हैबिट से, तो वो अपने आप में बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके सामने जो है हमने जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। CC और CR का मीन्स होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पावलो ने दी है। RS थ्योरी जो दी है वो रिस्पॉन्स और स्टिम्युलस जिसको बोला जाता है वो BF स्किनर ने दिया है। SR यानी कि स्टिम्युलस उसके बाद में रिस्पॉन्स ये थॉर्नडाइक ने कहा है। और SOR यानी कि स्टिम्युलस ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स उसके बाद में ये वुडवर्थ ने कहा है, जिसका समर्थन सबलीकरण सिद्धांत में क्लार्क हल ने भी किया है। ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस सिद्धांत के प्रयोग की, यानी कि क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कौन सा प्रयोग यहाँ पे किया है। तो दोस्तों क्लार्क हल ने एक चूहे के ऊपर प्रयोग किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चूहा था, चूहे को या इस खाने से इस खाने में लेके आना था। तो यहाँ पे उसके साथ काफ़ी जो है क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, यहाँ पे करंट्स वगैरह छोड़ा गया, लेकिन फिर भी उछल कूद करके चूहा यहाँ से इस खिड़की से इस खांचे में आ ही गया। तो ये अपने आप में उसको रोकने की तो काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो इस खांचे में दूसरे में आ गया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार क्लार्क हल के प्रयोग को देख लेते हैं। हल महोदय ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए 2 खानों के पिंजरे यानी कि बॉक्स बनाए, चयन किया। एक खाने में एक चूहा रखा गया और दूसरे में जाने के लिए बीच में क्या रखा गया, दीवार में एक सुराख बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो बीच की दीवार में विद्युत धारा यानी कि करंट छोड़ा गया और इस उत्तेजक से चूहा अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगा, यानी कि वो बचना चाह रहा था करंट से, लेकिन वो अपने आप में क्या था, एक स्टिम्युलस था करंट छोड़ना। ठीक है, उछल कूद करने लगा, पिंजरे की छड़ों को काटने लगा, अंततः वह उस छेद के द्वारा दूसरे खाने में पहुंच गया। इसके पश्चात दूसरे खाने में विद्युत धारा प्रभावित की गई। ऐसा तब तक दोहराया गया जब तक कि चूहे ने दूसरे खाने में कूदना नहीं सीख लिया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रयोग इन्होंने यहाँ पे किया कि यानी कि उसको काफ़ी अभ्यास करवाया गया कि आपको जब जब स्टिमुलस दिया जाएगा आपको इस खाने में कूदना है। तो वो चूहा जो है उसको तब तक ये प्रयोग दोहराया गया जब तक वो इस चीज़ को सीख नहीं लिया। इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार का सीखना परिणाम के नियम के कारण जो है वो संभव होता है। ये आपको ध्यान करना है। हल के अनुसार अंतर्नोद यानी कि जो हमारे ड्राइव्स होते हैं वो ड्राइव काम करने की इच्छा या फिर हमारी उत्तेजना होती है को संतुष्ट करने वाली प्रक्रिया अपने आप में क्या है, सबलीकरण है, रीइंफोर्समेंट है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो मेन जो है यहाँ पे अंतर्नोद और उत्तेजना को संतुष्ट करने वाली प्रक्रिया अपने आप में क्या है, सबलीकरण है। जबकि मनोवैज्ञानिक बीजी ने हल के सबलीकरण सिद्धांत के बारे में अपना प्रकट करते हुए क्या कहा कि सबलीकरण अनुकूलन का एक विशिष्ट पहलू है जिसके अंतर्गत एक उत्तेजक द्वारा उत्तरवर्ती अवसरों की अनुक्रिया को किसी आवश्यक अथवा अंतर्नोद उत्तेजना को कम करके यानी कि बीजी का जो है सबलीकरण के बारे में ये अपने आप में एक थॉट था। तो दोस्तों यहाँ पे चूहे ने क्या किया, यहाँ पे वेरियस टाइप के उसके यानी कि यहाँ पे उसने स्टिमुलस किया कि इसमें जाना है, तो स्टिमुलस के तरीके से यानी कि उसमें उसके ऊपर करंट छोड़ा गया, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा और दूसरे खांचे में चला गया। तो ये अपने आप में किसको दिखाता है कि अंतर्नोद यानी कि अगर इच्छा हो ना किसी चीज़ को सीखने की तो अपने आप में इंसान सीख लेता, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ। तो यह आपको सिर्फ ध्यान रखना इतना सा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक हल्क ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जैसे इस मोहतरमा ने यहाँ पे एक किसी चीज़ की कल्पना क्या करी कि इस चीज़ को मान लो आप जलेबी मान लो, तो जलेबी की कल्पना करी। ये अपने आप में क्या है, ड्राइव है इसके लिए। अब जलेबी इसको जब मिल जाती है तो इसकी सीखने की मोटिवेशन टू फुलफिल नीड यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो हमारी जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने में काफ़ी सहयोग करता है। और इसी से जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो हमारे ड्राइव में क्या आ जाती है, रिडक्शन आ जाता है, कमी आ जाती है। ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों
हल यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जब आपने किसी चीज़ की चेष्टा करी, आवश्यकता की, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आपके अंतर्नोद में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, आपके ड्राइव में रिडक्शन हो जाता है। इसी सिद्धांत को हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसे कौन निभाता है, मोटिवेशन। किसको फुलफिल करने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब दोस्तों एक वो हल का जो ये सिद्धांत है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसको दोस्तों एजुकेशनल पर्पस से यदि हम पढ़ते हैं तो इसके काफ़ी बेनिफिट देखे जाते हैं। जैसे एक तो होता है, इसे हल का सिद्धांत शिक्षा में अभिप्रेरणा पर काफ़ी अधिक बल देता है। यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो हमें काम करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, हम अभिप्रेरित होते हैं उससे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। दोस्तों एक तो होता है इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको जब बाह्य रूप से मोटिवेशन मिलता है वो थोड़े समय के लिए ही काम होता है। तो दोस्तों आपको कभी भी जब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो ध्यान अवस्था में बैठना और आंतरिक रूप से किसी भी चीज़ की चेष्टा करना और हमेशा मोटिवेशन लेना आंतरिक रूप से, किसी बाह्य आदमी की कभी मत सुनना। ये मोटिवेशन जो है आंतरिक रूप से आता है, वो काफ़ी प्रभावी होता है, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों ये जो सबलीकरण का सिद्धांत है जो हल महोदय ने दिया, ये किसके ऊपर फोकस करता है, मोटिवेशन के ऊपर फोकस करता है। यह सिद्धांत रिवार्ड्स, पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर देता है। तो दोस्तों पनिशमेंट और रिवार्ड्स के ऊपर जो है ये सिद्धांत जोर देता है, ये आपको ध्यान करना है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रयोग अत्यधिक किया जाने लगा। जैसे दोस्तों क्लास में जब टॉपर्स आते हैं तो उनको पेंसिल दे दी जाती है, ड्राइंग बॉक्स दिया जाता है, तो उससे जो और बच्चे होते हैं वो भी उस टॉपर बच्चे की तरह पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, या फिर उसको देख के जो है मोटिवेट होते हैं। तो ये रिवार्ड्स जो होते हैं ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कौन, हल महोदय। वहीं पे दोस्तों पनिशमेंट, जैसे कोई बच्चा उत्पाती है क्लास में, तो जब उसको टीचर पीटता है, मारता है, कूटता है, तो वह अपने आप में क्या है, उसको पनिश कर रहा है, तो और बच्चे देखेंगे कि अपन को भी क्या गलती नहीं करनी। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी बात, यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। यानी कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं लाइफ में, उनको प्राप्त करने पर बल देता है। यानी कि हम जितने भी हमारी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं, किसके थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू। तो क्योंकि उद्देश्य और लक्ष्य की स्पष्टता से ही बालक में अध्ययन के प्रति रुचि होती है। तो दोस्तों जब तक लाइफ में अपने आप में कोई गोल नहीं रहेगा ना, तो गोल नहीं रहेगा, वो आदमी खत्म है, बर्बाद हो जाएगा। आज लाइफ में अपने आप में एक एम होना चाहिए। एम जिस आदमी के पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्य बना के बिल्कुल आदमी को रहना चाहिए। यहीं पे ये बात यहाँ पे हल महोदय बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में अधिगम की प्रक्रिया में केवल उत्तेजना और प्रक्रिया पर ही बल नहीं दिया जाता, अपितु अधिगम वालों की मनोदशा, आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की उचित स्थान दिया जाता है। यानी कि कहने का मीन्स ये है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टिम्युलस और जो रिस्पॉन्स नहीं है, वो हमारी जो साइकोलॉजी है या फिर हमारी जो नीड्स हैं, तो नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो हम वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं उसके ऊपर भी बल देता है, ये आपको ध्यान करना है। और जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हमारे एजुकेशन में आपने देखा होगा, जो अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर काम करता है, उसको रिवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे स्कूल्स हो, या फिर कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप देख सकते हो, उसको रिवार्ड्स मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन जो कोई उत्पाती होता है या फिर आलसी होता है, उसको किसी प्रकार का कोई रिवार्ड्स या फिर कोई प्राइज वगैरह नहीं दिया जाता। तो ये सोसाइटी में अपने आप में क्या है, अच्छे लोगों की पहचान के लिए सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत आदत निर्माण में सहायक है। तो दोस्तों हमारी आदतें जो हैं वो यहाँ पे हमने देखा कि हल महोदय ने क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था। यहाँ पे आपने देखा हुआ एक सूत्र गढ़ा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है हमारी चालन से या फिर हमारी आदतों से। तो दोस्तों ये आदत के ऊपर भी बल देता है। कौन सा सिद्धांत, हल महोदय का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने प्रयुक्त शिक्षण विधियों पर भी अपना अनुकूलन प्रभाव दर्शाया है। यानी कि पढ़ाने के पर्पज से, जैसे कोई बच्चा क्लास में यदि पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन करेगा, सीखेगा। यानी कि टीचर को पता लग जाता है कि इस बच्चे की सीखने की क्या है, अपने आप में क्षमता है, उसको क्यूरियोसिटी है, तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा फोकस करेगा। वहीं पे शिक्षण विधि यानी कि पढ़ाने के जो तरीके हैं वो भी वहाँ पे टीचर कुछ ना कुछ चेंज करेगा। तो ये अपने आप में ये सिद्धांत भी यही बताता है कि जो शिक्षण विधि, पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, शिक्षण करवाने की जो विधियाँ होती हैं, उसके ऊपर भी जो है अपना क्या छोड़ता है, अनुकूल प्रभाव यहाँ पे छोड़
छोड़ता है। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, यानी कि वेरियस टाइप की जो है नीड्स होती हैं बच्चों की, तो उसको फुलफिल कैसे करे कोई बच्चा और किस प्रकार से टीचर उनमें सहयोग कर सकता है, ये सिद्धांत इसके बारे में बताता है। बालकों को वहीं पे जो हमारा अध्ययन है, अध्ययन के प्रेरित करती है, यानी कि कहने का मीन्स है अध्ययन के प्रति जो है बच्चों की किस प्रकार से रुचि हो, वो किस प्रकार से सीखें चीज़ों को, इसके ऊपर भी ये सिद्धांत फोकस करता है। अब दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्ड आया है वो आया है सबलीकरण, दृढ़ीकरण या फिर री-इन्फोर्समेंट। अब दोस्तों ये री-इन्फोर्समेंट जो है, पुनर्बलन जो है, ये कितने प्रकार का होता है। काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि जो पुनर्बलन है ना, ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मोस्टली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से। पहला है कॉन्टिन्यूस री-इन्फोर्समेंट, जिसको बोलते हैं सतत पुनर्बलन। जिसको क्या बोला जाता है, सतत। सतत क्या होता है, जो लगातार चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा कौन सा है, पार्शियल री-इन्फोर्समेंट, यानी कि कभी दे दिया और कभी नहीं दिया। तो री-इन्फोर्समेंट होता है असतत या फिर आंशिक। आंशिक रूप से हम जो पुनर्बलन देते हैं उसको बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन। तो दोस्तों जब हम इस आंशिक पुनर्बलन को फिर से जो है दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेशियल, यानी कि रेशियो के अंदर रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसको बोलते हैं अनुपातिक पुनर्बलन। और दूसरा होता है इंटरवल रीइंफोर्समेंट, यानी कि अंतराल के ऊपर दिया जाने वाला जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरवल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बालक को 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। 5 प्रश्न पर ही उसे लगातार क्या दिया जाता है, लगातार पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। शाबाश तू तो होशियार है, जैसे हम कक्षा में करते हैं ना ये सब। जैसे कोई बच्चे को हमने 5 क्वेश्चन दिए, पाँचों के पाँचों जो है बच्चा कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे शाबाश क्या बात है भाई साहब, तू तो मेहनती है, तू तो होशियार बच्चा है, इस क्लास का टॉपर है। तो अपने आप में जो बच्चा है उसके अंदर जो है वो किस चीज़ की भावना जाएगी कि मैं जो है मैं पढ़ने लग गया, तो उससे वो जो है मोटिवेट होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति जो है सजग होगा। तो ऐसा जो पुनर्बलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस पुनर्बलन बोलते हैं। ऐसा तो क्या होता है, कुछ अनुक्रिया में पुनर्बलन दिया जाता है और कुछ में नहीं। कभी हम जैसे बच्चे से टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद में हम उसको बोल रहे हैं ठीक है भाई बढ़िया, सभी ने बराबर मेहनत करी, और कभी जो है हम हमारी मस्ती में लगे रहते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है, आंशिक है, कभी दे दिया और कभी नहीं दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक लाइन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सतत पुनर्बलन जो है वो लगातार, यानी कि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, हमेशा बच्चे की जो है तारीफ करते रहते हैं। आंशिक, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अनुपात, यानी कि रेशियो के अंदर कार्य के अनुपात में पुनर्बलन। जैसे बच्चे को हम जैसे होमवर्क देते हैं, होमवर्क के बाद में जो है हम उसको लिख देंगे वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे अनुपात में, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू वर्क चलेगा। तो कार्य के अनुपात में जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या पुनर्बलन दृढ़ीकरण करते हैं, तो ये अपने आप में अनुपात पुनर्बलन कहलाता है। अंतराल, यानी कि समय के अंतराल पे, जैसे हर वीक के अंदर हम टारगेट रखें कि भाई नेक्स्ट वीक को टेस्ट होगा, उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करें या फिर पुनर्बलन दें। तो ये अपने आप में समय के अनुसार पुनर्बलन, ठीक है दोस्तों, यानी कि रेगुलर नहीं देते, इसमें समय समय के ऊपर, हर मंथ के ऊपर, जैसे हम माइनर टेस्ट करते रहते हैं, वीकली टेस्ट लेते रहते हैं, मंथली टेस्ट लेते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं। अब दोस्तों पुनर्बलन का बेसिक मीन्स यही है, मोटिवेशन देना। क्या है, मोटिवेशन देना। यह अपने आप में एक मोटिवेशन ही कहलाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पुनर्बलन अपने आप में है क्या। तो पुनर्बलन होता है अपने आप में एक प्रकार का मोटिवेशन। अब दोस्तों जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम पनिशमेंट भी देते हैं और रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि ये अपने आप में पुरस्कार और दंड के जो है सिद्धांत कहलाता है। तो इसको तो बोलते हैं क्या, पुरस्कार, इसको तो क्या बोलते हैं पुरस्कार, और इसको क्या बोलते हैं दंड। इसी को तो बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दी है, क्लार्क हल ने। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यानी कि सकारात्मक
पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक। नकारात्मक को भी दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है, यानी कि हम किसी चीज़ को स्टिमुलस को, खराब चीज़ें हैं उनको हटाएं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करें। और एक्टिव क्या है, जो हमेशा जो है हम देते रहें, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव अवॉइडेंस। तो यहाँ पे जो पुरस्कार है उसके भी दो प्रकार हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव के दो पार्ट हैं, एस्केप और एक्टिव अवॉइडेंस। वहीं पे पनिशमेंट जो है, दंड देते हैं, दंड के भी दो प्रकार हैं, यानी कि दंड ऐसा दिया जाना चाहिए पॉजिटिव में कि उससे कुछ ना कुछ ऐड किया जा सके। यानी कि पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, हम बच्चे को मारे तो सही, जैसे हम उसको पनिशमेंट दें, लेकिन पनिशमेंट में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसमें सिखाई जा सकें। वहीं पे नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, यानी कि हम उस बच्चे से कुछ ना कुछ रिमूव करें, जो बुरी आदतें हैं उसमें रिमूव करें। तो ये अपने आप में पनिशमेंट के भी दो तरीके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक नज़र से इनको देख सकते हो, पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ ए स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस को बना के रखना अपने आप में क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है, स्टिमुलस को अब्सेंस करना, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इंक्रीज, हमारे व्यवहार को क्या, बढ़ाना। पनिशमेंट क्या होता है, हमारे बिहेवियर को कम करना, यानी कि खराब आदतें हैं उनको निकालना। रिमूव ए स्टिमुलस, यानी कि एक इसको उद्दीपक को निकालना। और अवॉइडेंस क्या होता है, प्रिवेंट ए स्टिमुलस। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों एक बार है इसको ब्रीफ में यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि इंक्रेज बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है वो इंक्रेज होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, तो यहाँ पे ऐसा जो है दिया जाना चाहिए। वहीं पे नेगेटिव पनिशमेंट से जो है क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए हमारे बिहेवियर को, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर। वहीं पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो इंक्रेज करता है किसको, हमारे बिहेवियर को, और रिमूव करना चाहिए किसी चीज़ों को जो हमारे, जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो क्या करता है, हमारे व्यवहार में कुछ बुरी चीज़ें हैं उनको हटाना, ठीक है। और पॉजिटिव पनिशमेंट होता है कुछ कई चीज़ों को डिस्करेज बिहेवियर, यानी हमारी खराब आदतें हैं उनको हटाना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, चार चीज़ें हैं आप देख सकते हो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इनको यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो PDF के थ्रू। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों हम आगे कि थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये सिद्धांत जो है आवश्यकताओं के ऊपर बल देता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। वहीं पे सीखना सार्थक हो सकता है जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जैसे ऐसा नहीं है पहली की कक्षा के अंदर अपन 10वीं की मैथ पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम सिलेबस क्रिएट करते हैं। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि बच्चे को जो है रिवार्ड्स मिलने चाहिए, मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। वहीं पे बालकों को सीखने में अभिप्रेरणा देता है ये सिद्धांत, और ये सिद्धांत उच्च स्तर के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो 11th 12th जो क्लासें हैं या फिर 9th और 10th की क्लासें हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिद्धांत जो है कंप्लीट होता है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वहीं पर यदि आपको इस थ्योरी की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल बना हुआ है दी अर्थ के नाम से, वहाँ पे आप जाकर इसको फ्री, एक सेकंड में स्पेलिंग जो है वो लिख देता हूँ, अर्थ, दी अर्थ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये PDF मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के ऊपर आकर इस PDF को ले सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।